हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री में ब्राह्मण साम्राज्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16वां टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग सुंग एवं कण्व राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो जहां मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने राजनीतिक एकता को देखा था, वहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप और इसके फलस्वरूप हुआ क्या, तो देश के उत्तरी पश्चिमी मार्गों से आकर कई विदेशी जातियों के योद्धाओं ने अनेक भागों में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। जाहिर सी बात है, जब हम शक्तिशाली होते हैं तो हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, और वहीं जब हम कमजोर पड़ते हैं तो जिन लोगों को बोलने का भी मुंह नहीं रहता वो लोग हम पे आक्रमण करने लगते हैं। इसी के फलस्वरूप जब मौर्य साम्राज्य जो है अपने वर्चस्व में थी, अर्थात शक्तिशाली थी, जहां उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, तो कोई भी विदेशी जातियों के योद्धाओं ने आक्रमण नहीं किया और ना ही इन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। वहीं मौर्य साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप यहाँ पे जो है विदेशी जातियों के योद्धाओं ने अपने राज्य स्थापित कर, दक्षिण के भी शासकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। वहीं मगध का वैभव जो है विदिशा, प्रतिष्ठान और साकल जैसे कई नगरों ने ले लिया। उन्हीं में से एक है सुंग राजवंश, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुष्यमित्र सुंग, जिसने मगध पर सुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। हम लोगों ने पहले बताया कि पहले जो भी वंश की स्थापना करता था उसी के नाम पर जो है उस वंश का नाम रख दिया जाता था। उसी प्रकार जो है पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की नींव डाली थी। वो किस जाति से संबंधित थे, तो वो ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। तो सुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो विदिशा में स्थापित की थी। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित से पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था, और इन्होंने ही जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है मगध पर सुंग वंश की स्थापना की, अर्थात सुंग वंश की नींव डाली। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। वहीं अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस समय पे पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। और पुरोहित कहते किनको थे, तो पुरोहित उनको कहते थे जो यज्ञ वगैरह करवाते थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं क्या कि पुष्यमित्र सुंग ने किस स्तूप का निर्माण करवाया, तो भरहुत स्तूप का। या फिर ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भरहुत स्तूप का निर्माण किस वंश के अंतर्गत किया गया है, तो वो सुंग वंश के अंतर्गत किया गया था। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। तो सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, और इसकी हत्या कब हुई, तो 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। और मगध पर उसके बाद जो है कण्व वंश की नींव पड़ी, अर्थात कण्व वंश की स्थापना हुई। हम लोग सुंग वंश के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त पॉइंट को भी जान लेते हैं। तो पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में बरार तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में मगध तक था। राजधानी पाटलिपुत्र, किंतु विदिशा का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्व बढ़ता जा रहा था। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पुष्यमित्र सुंग का जो है साम्राज्य कितना विस्तारित था। ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में मगध तक विस्तृत था। इसके बारे में एक अतिरिक्त पॉइंट यह है कि पुष्यमित्र के काल को वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। तो वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके वंश को कहा जाता है, तो ये सुंग राजवंश को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था, तो सुशर्मा था। वहीं कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव ने की थी। हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि देवभूति की हत्या करके जो है वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो आखिर में इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में जानकारी हमें हर्षचरित तथा विष्णु पुराण में मिलता है। हर्षचरित किसकी रचना है, तो ये बाणभट्ट की रचना है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सुंग वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यमित्र सुंग ने की, और इनके अंतिम शासक कौन थे, तो देवभूति थे। वहीं हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कण्व वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव ने की। वहीं इनका अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा हुआ। कण्व वंश के अंतर्गत जो है 4 शासक हुए। तो कौन कौन से, वासुदेव जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, उसके बाद हुए भूमिमित्र, और उनके बाद थे नारायण, और सबसे अंतिम राजा कौन हुए, तो वो सुशर्मा थे। तो कण्व वंश के अंतर्गत 4 राजा हुए थे। कौन कौन, वासुदेव,
भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। अब अगला टॉपिक है हमारा सातवाहन वंश, जिससे लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको भी ध्यान पूर्वक हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो वायु पुराण से पता चलता है कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या जो है सिमुक ने कर दी और इन्होंने जो है आंध्र वंश, जिसे सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की। और सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान में स्थापित थी। प्रतिष्ठान ये है कहाँ पे? तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, कौन कौन से थे? तो सिमुक, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, पुलुमावी, यज्ञश्री शातकर्णी। इन सबों में जो है गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सबसे प्रतापी राजा थे सातवाहन वंश के अंतर्गत। और इसमें कुल जो है 30 राजा हुए थे, अर्थात 30 शासक हुए थे। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो सतकर्णी ने जो है 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। तो सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन से? तो हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल होता क्या था? तो हाल एक शांति प्रिय एवं कला का साहित्य का संरक्षक होता था। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने वृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। और ये रहते किसके दरबार में थे? तो ये सतकर्णी प्रथम के दरबार में रहते थे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, शार्दिक मात्रा में सीसा तथा पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो सातवाहन के समय पे कौन कौन सी मुद्राओं का प्रचलन था? तो चांदी, तांबे, पोटीन, कांसे और सीसा का था। इनसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सातवाहन के समय पे जो है किस मुद्रा का प्रचलन सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक किस मुद्रा का प्रचलन था? तो वो सीसा का था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया था। और ये शीशा मंगाया कहाँ से जाता था? जो इनमें प्रयोग किए जाते थे तो ये मंगाए जाते थे रोम से। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। तो कहते हैं ब्राह्मणों को जो भूमि वर्तमान समय में भी दिया जाता है, इस प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो इस प्रथा का प्रचलन सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव दान देने का उल्लेख है। तो किस अभिलेख से पता चलता है कि सातवाहनों ने जो है भूमि दान की प्रथा प्रचलित की थी? तो ये पता चलता है नानाघाट अभिलेख से, और इसी में वर्णित है कि इनके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो है 1 गांव दान में दिया गया था। तो वो कौन सा अभिलेख था? नानाघाट अभिलेख था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो वो प्राकृत थी। वहीं लिपि कौन सी थी? तो वो ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी मातृसत्तात्मक ढांचे को ही पढ़ा था। वहीं हम लोग सातवाहनों में भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे भी जो है मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं, तो कौन कौन सी हैं वो? कार्ले का चैत्य। चैत्य होता क्या है? तो चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये एक पूजा का स्थान होता है। जैसे विहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे, वहीं चैत्य में जो है एक पूजा स्थान होता था। ये बौद्ध धर्मों के उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो सातवाहनों में क्या था? तो उनके जो बच्चे होते थे उनका नाम जो उनकी माता के नाम पे रखा जाता था। वर्तमान समय में क्या है? तो वर्तमान में किसी भी बच्चे को जो उनके पिता के नाम से जाना जाता है, टाइटल उनके पिता का ही रहता है। वो बहुत कम है क्या कि मतलब माता के नामों से कहीं ना, जैसे में गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि यहाँ की ढांचा क्या थी? तो वो मातृतंत्रात्मक थी, अर्थात वहां पे जो है राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। परंतु क्या था? तो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी जो होता था वो उनका पुत्र ही होता था, अर्थात यहाँ पे कोई महिला नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई महिला है तो वो बैठ जाएगी उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र ही बैठता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमीक को सौंपा। तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य किसे सौंपा? तो वो गौलमीक को सौंपा था।
गौलमीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो गौलमीक था क्या? तो ये सैनिक टुकड़ियों का एक प्रधान होता था, जिसके अंतर्गत 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक होते थे। अजंता एवं एल्लोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, ये इन्होंने शतवाहनों का ये महत्वपूर्ण स्थापित कृतियां हैं। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कहा जाता है कि सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अजंता एवं एल्लोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश से संबंधित है? तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित धरनीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में स्थित धरनीकोट जो है वो सातवाहन युग में धान्य कटक के नाम से विख्यात था। यह स्थित कहाँ है? तो यह अमरावती के निकट स्थित था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। तो ये जो है सातवाहनों की राजधानी भी रही थी। और कोई भी नगर अगर विख्यात है तो कुछ तो रीजन होगा, वहां का कुछ तो फेमस होगा जिसकी वजह से वो विख्यात था। तो कहा जाता है कि धान्य कटक जो है यह व्यापारिक मंडी थी, जिसके कारण इसे प्रसिद्धि मिली थी। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। ये जो है सातवाहन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग का सबसे बड़ा मंडी था। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। यहाँ से जो है उत्तर तथा दक्षिण के व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। अब कोई भी व्यापारिक मंडी है तो वहां से स्वाभाविक सी बात है कि वहां से जहां हमें जाना अपने गंतव्य पे वहां से नजदीक ही पहुंच रहा होगा, तब तो वो उस जगह को मंडी के रूप में विख्यात किया होगा। अगर दूर पड़ता तो लोग वहां से क्यों ही सामान खरीदते। इसलिए ये जो है पूर्व की सबसे बड़ी मंडी थी, जहां से उत्तर तथा दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग जाते थे। महासांधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहां के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूप एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। तो जहां ये एक व्यापारिक मंडी थी, वहीं पे जो है ये एक बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध केंद्र के रूप में भी समृद्ध हुआ। जो रहने वाले व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, इन्होंने जो है इस स्थान को जो है स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया, जिसके कारण जो एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में भी विख्यात हुआ अर्थात समृद्ध हुआ। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस वंश ने जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया? तो वो सातवाहन राज्य ही थे जिन्होंने उत्तर तथा दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। अब हम लोग पढ़ेंगे चैदी राजवंश। अब हम लोग पढ़ेंगे कलिंग चैदी राजवंश के बारे में। चैदी राजवंश की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये कलिंग के क्षेत्र में की गई थी। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चैदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित है से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। तो अशोक की मृत्यु के उपरांत जो है कलिंग में महामेधवाहन के द्वारा जो है चैदी राजवंश की स्थापना की गई थी। तो चैदी राजवंश को जो है महामेधवाहन वंश के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख इससे पता चलता है, जिसमें बिना तिथि का उल्लेख है, इसमें कोई तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। यह एकमात्र स्रोत है जिसमें इस काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में जो है खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा। इसी अभिलेख से हमें खारवेल के राज्याभिषेक के बाद 13 वर्षों तक का वर्णन मिलता है। उसने कलिंगाधिपति खारवेल ने जो है कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की थी। तो खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो महामेधवाहन ने की थी। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। तो खारवेल किस धर्म का अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने जो है उदयगिरी की पहाड़ी में जो है गुफा का निर्माण करवाया था। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।